फिल्म की शुरुआत 1981 से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो सिर्फ अमीर लोगों की है, यानी कि गरीब लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे वो किसी भी कंडीशन में रह रहे हो। इस शहर का नाम गॉथम सिटी होता है। इसी शहर के अंदर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर होता है। यह अपनी एक बीमार माँ के साथ रहा करता था जिसका नाम पैनी है। आर्थर हमेशा चाहता था कि वो बहुत बड़ा कॉमेडियन बने और लोगों की जिंदगी के अंदर खुशियां फैला सके। ये टीवी पर आने वाले एक प्रोग्राम का बहुत बड़ा फैन था और उस प्रोग्राम को मुरे नाम का एक आदमी होस्ट किया करता था जिसको ये अपना आइडियल मानता था। और उस शो को देखने के बाद ये हमेशा सोचता था कि मैं भी किसी ना किसी दिन इस शो के अंदर जरूर जाऊंगा और अपनी पहचान बनाऊंगा। दरअसल आर्थर बहुत ज्यादा गरीब होता है और अपनी मेडिसिन और अपनी माँ की मेडिसिन के लिए एक छोटी मोटी जॉब करा करता था जोकर के तौर पर। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि आर्थर किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर रोड पर चल रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं और उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। ये उस साइन बोर्ड को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है, लेकिन मौका पाते ही शरारती बच्चे इसके मुंह पर वो साइन बोर्ड देकर मारते हैं, जिसकी वजह से साइन बोर्ड भी टूट जाता है। लेकिन ये बच्चे तब भी नहीं रुकते और आर्थर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इस इंसिडेंट के बाद आर्थर बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो फूट फूट कर रो रहा होता है। इसके बाद उसके कंपनी के मालिक उसको बुलाते हैं, जहां पर वो बताता है कि बच्चों ने साइन बोर्ड छीन कर तोड़ दिया और मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। ये सुनने के बाद कंपनी का ऑनर कहता है कि भला बच्चे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद भी उसका बॉस उसको बहुत ज्यादा बेइज्जत करता है और साथ में ये भी कहता है कि मैं तुम्हें इस काम का एक भी पैसा नहीं दूंगा। दरअसल आर्थर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं होती और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लो होता है, जिसकी वजह से वो उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वो सब कुछ सुनने के बाद वहां से बाहर आकर एक बस में बैठ जाता है ताकि अपने घर जा सके। वो सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी किस तरह की है, मैं किस तरह से लोगों को अपनी बात को समझाऊं, मेरे ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता। इसके बाद आर्थर अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद बहुत ही उदास होने के बाद वो डांस करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आर्थर अपनी कंपनी में दोबारा से जाता है ताकि उसे वो नौकरी दोबारा से मिल सके। वहां पर उसका एक कुलीग आता है और आर्थर उस कुलीग को अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। ये सुनने के बाद उसका साथी उसे कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ एक गन रखनी चाहिए। इसके बाद वो कुलीग आर्थर को अपनी गन उसको दे देता है, लेकिन आर्थर उसको रखने से मना करता है। लेकिन वो कुलीग आर्थर को अपनी सेफ्टी के लिए वो गन उसको सौंप देता है और कहता है कि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देगी। इसके बाद भी आर्थर उस गन को रखने से मना करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती आर्थर को वो गन रखने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद आर्थर वहां से जाने लग जाता है। वो एक बस में आकर बैठता है और उसकी सीट के सामने एक बच्चा बैठा हुआ था, जिसे देखने के बाद आर्थर उसको हंसाने की कोशिश करता है। वो तरह तरह के फेसेस बनाकर उसे हंसा देता है। वो बच्चा बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम ये देखने के बाद आर्थर को ऐसा करने से मना करती है और ये सुनने के बाद आर्थर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि आर्थर को एक बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में होने के बाद अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो दुखी होने के बाद अपनी हंसी को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता और किसी भी मोमेंट पर और किसी भी जगह पर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तभी ये अपने पास से एक कार्ड निकालकर उस लेडी को दिखाता है कि मुझे ये बीमारी है, इसकी वजह से आप प्लीज बुरा ना माने, और जोर जोर से हंसता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अपने घर पर आ जाता है और अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करता है, लेकिन आर्थर इतना गरीब था कि इन दवाइयों को वो खरीद नहीं सकता था, इसीलिए वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इन दवाइयों को लेकर आता था। वो अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, जहां पर साइकोलॉजिस्ट उससे कहती है कि तुमसे मैंने कहा था कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहा करो, जिसकी वजह से तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको। वो उससे वो डायरी मांगती है जिसमें आर्थर अपनी जिंदगी के बारे में लिखता है। वो साइकोलॉजिस्ट देखती है कि आर्थर ने लिखा हुआ है कि मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता जितनी बुरी तरह से मेरी जिंदगी चल रही है, मैं एक अच्छी मौत मरना चाहता हूँ। इसके बाद आर्थर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ पैनी उसका इंतजार कर रही होती है। पैनी आर्थर से पूछती है कि क्या आज भी कोई लेटर आया है या नहीं आया। दरअसल वो थॉमस वेन के लेटर के बारे में पूछ रही होती है। दरअसल थॉमस वेन एक बहुत ही बड़ा और अमीर बिजनेसमैन होता है जो उस पूरे शहर पर कंट्रोल करता है। पैनी आर्थर से कहती है कि अगर थॉमस वेन को हमारी इस हालत के बारे में पता लग जाता तो शायद वो हमारी हेल्प के लिए खुद आता या किसी को भेजता। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्थर जब अपने घर पर वापस आ रहा होता है तो उसे लिफ्ट में एक लेडी दिखाई देती है और उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है। दरअसल आर्थर इस लेडी को बहुत पसंद किया करता था और ये इसकी नेबर भी होती है। आर्थर अपने घर पर वापस आता है, जहां पर उसकी माँ उससे एक बार फिर पूछती है कि क्या आज कोई लेटर आया है। ये सुनने
सुनने के बाद आर्थर पूछता है कि तुम्हें थॉमस वेन से क्या लेना देना है, तुम उसके बारे में क्यों पूछती रहती हो। तभी उसके दरवाजे पर एक नॉक होती है जहां पर हम उसी नेबर को देखते हैं। वो नेबर इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। उसकी नेबर कहती है कि मैं नोटिस करती हूँ कि तुम मेरा हमेशा पीछा करते रहते हो। आर्थर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ। इसके बाद में इन दोनों की वहां पर दोस्ती हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्थर को एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल भेजा जाता है ताकि वो एक जोकर बनकर इन बच्चों को हंसा सके। ये वहां पर अपनी परफॉर्मेंस कर ही रहा था, लेकिन तभी उसकी पॉकेट से निकलकर वो गन गिर जाती है जो उसके कॉलीग ने इसको दी थी। ये देखने के बाद वहां का सारा स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं। आर्थर इस बात को छिपाने की कोशिश करता है कि ये मेरे परफॉर्मेंस का एक पार्ट है। यही बात हॉस्पिटल का स्टाफ उसके बॉस को बता देता है। इसके बाद वो अपने बॉस को फोन करता है और वो कहता है कि बॉस ये सिर्फ एक टॉय गन थी, मैंने असली गन नहीं रखी हुई थी। लेकिन उसका बॉस कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तुमने उसकी गन उससे ले ली है। ये सुनने के बाद आर्थर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि ये गन उसने जानबूझकर नहीं बल्कि उसके कुलीग ने उसे जबरदस्ती दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अपने घर जाने के लिए एक ट्रेन में बैठता है। तभी आर्थर की नजर 3 बिजनेसमैन के ऊपर पड़ती है जो थॉमस वेन की कंपनी के लिए एक बड़े ओहदे पर काम किया करते थे। वो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। आर्थर ये देखने के बाद अपने आप को इस सिचुएशन में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है जिसकी वजह से वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद वो तीनों लोग समझते हैं कि ये हमारे ऊपर हंस रहा है, जिसकी वजह से वो उसके पास आने के बाद उसको बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। वो उसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकल आता है। वो इन तीनों को इसी बीच बताने की कोशिश भी करता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और मुझे एक डिसऑर्डर की वजह से ये हंसी आती है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देते और मारते रहते हैं। आर्थर को अपनी हालत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकालता है और उन तीनों को शूट कर देता है। ये सब करने के बाद आर्थर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो इस बात से परेशान होता है कि मैं अब मर्डरर बन चुका हूँ, मैंने लोगों का कत्ल किया है। वहां से भागने के बाद वो एक जगह एक रेस्ट रूम में आकर रुक जाता है। बाथरूम में काफी देर सोचने के बाद वो परेशान होता है और परेशान होने के बाद वो डांस करना शुरू कर देता है, मानो ऐसा कि उसके अंदर जिंदगी जीने की कोई नई उमंग पैदा हो चुकी है और उसे जीने का मकसद मिल चुका है। वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है जहां पर वो टीवी ऑन करता है तो उसे दिखता है कि थॉमस वेन टीवी पर अपना इंटरव्यू दे रहा है। वो बताता है कि जिन लोगों को एक जोकर ने मार डाला वो मेरी ही कंपनी के एम्प्लॉइज थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मर्डर के बाद गरीब लोग सड़कों पर स्ट्राइक पर निकल आते हैं क्योंकि यहाँ के अमीर लोग हमेशा गरीबों को सताने का काम किया करते थे। और इस न्यूज के बाद में हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट ने गरीब लोगों की फ्री मेडिसिन की सर्विस भी बंद कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर उसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है अपनी दवाइयां लेने के लिए, जहां पर साइकोलॉजिस्ट उसको बताती है कि शायद मैं आज आखिरी बार तुम्हें दवाई दे रही हूं क्योंकि गवर्नमेंट ने गरीब हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी फंडिंग देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हारा इलाज कंटिन्यू नहीं कर सकती। आर्थर के चेहरे के ऊपर बहुत मायूसी वाली हंसी होती है। वो अपनी इस कंडीशन को चाहते हुए भी ठीक नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एक पब के अंदर कॉमेडी शो कर रहा होता है जहां पर उसको एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन आर्थर की दवाइयां बंद हो चुकी थी जिसकी वजह से वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और जोक के बीच में ही उसे जोर जोर से हंसी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ये शो खराब हो जाता है और वो निराश होकर अपने घर पर वापस आ जाता है। इसके बाद वो अपने घर पर अपनी बीमार माँ के पास आता है जहां पर उसकी माँ उसको एक लेटर देती है और कहती है कि ये लेटर थॉमस वेन तक पहुंचा दो। लेकिन आर्थर उस लेटर को खोलकर पढ़ लेता है जिसमें उसे पता लगता है कि उसका राज क्या है। इसके बाद वो अपनी माँ के रूम पर जाता है जहां पर उससे कहता है कि तुमने आखिर ये मुझसे सब कुछ क्यों छुपा कर रखा, जिसके जवाब में उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं थॉमस वेन के लिए काम करती थी और हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। हम एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी गरीबी थॉमस वेन के सामने ना टिक सकी जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर पाए। यानी कि यहाँ पर हमें पता लगता है कि आर्थर थॉमस वेन का बेटा है। ये जानने के बाद आर्थर थॉमस वेन से मिलने के लिए जाता है। वो थॉमस वेन के घर के सामने पहुंच जाता है लेकिन दरवाजा बंद होता है। वहां पर एक बच्चा आता है जिसका नाम ब्रूस वेन होता है। ये इस बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर थोड़ी देर के अंदर अल्फ्रेड आ जाता है जो ब्रूस वेन से कहता है कि तुम्हें कभी भी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। अल्फ्रेड उसे वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन आर्थर कहता है कि मैं यहाँ पर सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें मालूम है कि मेरी माँ यहाँ पर 30 साल काम कर चुकी है और थॉमस वेन उसको बहुत ज्यादा पसंद किया करता था और मैं थॉमस वेन का ही बेटा हूँ। ये सुनने के बाद अल्फ्रेड कहता है कि तुम पागल हो चुके हो और साथ ही तुम्हारी माँ भी पागल है। इसके बाद आर्थर को गुस्सा आ जाता है। वो अल्फ्रेड का ग्रेवान पकड़कर उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन आर्थर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं
कि आर्थर अपने घर पर वापस आता है, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस खड़ी होती है जहां पर वो देखता है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। आर्थर भी अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो आर्थर से पूछताछ करते हैं और वो उस ट्रेन के हादसे के बारे में आर्थर से पूछते हैं कि क्या तुम भी उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे, क्योंकि उन तीनों लोगों को एक जोकर ने मारा था। और यहीं पर बातों बातों में आर्थर को पता लगता है कि इन पुलिस वालों ने उसकी माँ से भी क्वेश्चन किए थे, जिसकी वजह से उसको अटैक आ गया और उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद आर्थर अपनी माँ के पास उसके रूम में आ जाता है हॉस्पिटल के अंदर। वहां पर उसकी नेबर भी बैठी हुई होती है, लेकिन तभी टीवी पर उसका फेवरेट शो आ जाता है जिसको मुरे होस्ट कर रहा होता है। आर्थर मुरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, वो उसका शो देखने लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि आर्थर खुद टीवी में है, यानी कि उसकी शो की परफॉर्मेंस जो खराब हो गई थी उसके जरिए मुरे उसका मजाक उड़ा रहा है। ये जानने के बाद आर्थर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसका फेवरेट टीवी होस्ट मुरे उसका मजाक उड़ा रहा है और लोगों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। इसके बाद आर्थर घर पर आ जाता है जहां पर वो टीवी पर न्यूज देखता है कि गरीब लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि उनकी मेडिसिन बंद कर दी हैं और जोकर का मास्क पहनकर वो अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं और ये सभी लोग थॉमस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग जोकर की ड्रेस में थे, जिसकी वजह से थॉमस का कॉन्फिडेंस अप हो जाता है और वो कहता है कि आखिर मेरी वजह से कुछ लोगों ने इन अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी है। ये सभी लोग एक थिएटर के सामने इकट्ठा हुए थे जहां पर थॉमस वेन अपनी फैमिली के साथ थिएटर में शो देखने के लिए आया था और इस थिएटर को चारों तरफ से गरीब लोगों ने घेरा हुआ था और पुलिस इनको इस थिएटर के अंदर घुसने से रोक रही थी। ये देखने के बाद आर्थर भी उस थिएटर तक पहुंच जाता है जहां पर थॉमस वेन अपनी फैमिली के साथ एक शो देखने के लिए आया था। आर्थर मौका पाते ही उस थिएटर के अंदर घुस जाता है और एक रेस्ट रूम में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात थॉमस वेन से होती है। आर्थर थॉमस वेन के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से कहता है कि मैं आपका ही बेटा हूं और मेरी माँ आपके लिए काम किया करती थी जिसका नाम पैनी था। थॉमस कहता है कि तुम गरीब लोग हमेशा अमीर लोगों को इसी तरह से उलझाने की कोशिश करते हो ताकि तुम उनसे पैसा ऐंठ सको। मैं इस नाम की किसी भी औरत को नहीं जानता। और इसके बाद वो आर्थर को एक जोरदार घूंसा मारता है जिसकी वजह से आर्थर के चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आर्थर अपने घर चला जाता है जो कि बहुत ज्यादा टूटा हुआ होता है, लेकिन तभी उसको एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जो उससे इन मर्डर्स के बारे में आर्थर से इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। इसके बाद आर्थर आर्कम हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर वो पैनी यानी कि अपनी माँ की फाइल निकलवाता है, जहां पर उसे पता लगता है कि उसकी माँ ने एक बेटे को अडॉप्ट किया था जो एक नर्स के तौर पर हॉस्पिटल के अंदर ही काम किया करती थी और ये 1950 की बात है। इसके बाद पैनी यानी कि उसकी माँ ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उसका अफेयर एक ऐसे इंसान से था जो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान था। वो पैनी को मारा करता था और साथ ही साथ आर्थर को भी मारा करता था, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आई और जिंदगी भर के लिए वो एक डिसऑर्डर का शिकार हो गया। और इसी एविडेंस के जरिए पैनी थॉमस वेन को ब्लैकमेल करना चाहती थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। ये सब चीजें जानने के बाद आर्थर और भी ज्यादा उदास हो जाता है, जहां पर वो अपने घर की तरफ लौट जाता है। वो अपने घर जाने से पहले सोफी यानी कि जो उसकी नेबर थी उसके घर जाता है ताकि उसके साथ वो अपना दुख बांट सके, लेकिन सोफी उसे अपने घर के अंदर देखते के साथ ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम गलत घर के अंदर घुस आए हो। यहाँ पर आर्थर को पता लगता है कि सोफी के साथ अफेयर उसका एक दिमाग का फितूर था, यानी कि सच में ऐसा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। आर्थर अपने घर में जाता है तो उसे पता लगता है कि मुरे यानी कि उसके फेवरेट कॉमेडियन शो के अंदर उसको इनवाइट किया गया है, क्योंकि आर्थर की उस क्लिप की वजह से ही मुरे को बहुत ज्यादा रेटिंग्स मिली है और उसका शो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इसी वजह से मुरे आर्थर को अपने शो में बुलाना चाहता है, लेकिन आर्थर अपनी माँ के झूठ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और एक तकिए को अपनी माँ के मुंह पर रखकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो वापस अपने घर पर आ जाता है ताकि वो मुरे के शो में जाने के लिए रेडी हो सके, लेकिन उसे वहां पर एक पिक्चर मिलती है जो उसकी माँ की होती है। उस पिक्चर को जैसे ही वो पलट कर देखता है तो वहां पर लिखा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दरअसल ये हैंडराइटिंग और सिग्नेचर थॉमस वेन के थे, जहां पर यह साफ जाहिर हो जाता है कि उसकी माँ ने उससे कभी झूठ नहीं बोला, यानी कि आर्थर थॉमस वेन का ही बेटा है। और थॉमस वेन ने उसको पागल करार करने के लिए हॉस्पिटल से ही वो रिपोर्ट बनवाई थी ताकि वो अपनी इमेज को बचा सके। जो आर्थर ने रिपोर्ट पढ़ी थी दरअसल वो झूठी थी। ये जानने के बाद आर्थर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो कुछ सोच ही रहा था, लेकिन दरवाजे पर नॉक होती है। वो देखता है कि उसके सामने उसका वही कुलीग खड़ा है जिसने उसको गन दी थी और बाद में झूठ बोल दिया था। वो कुलीग उसके घर के अंदर आता है और वो उससे पूछता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ उन 3 मर्डर्स के बारे में जो
ट्रेन में हुए थे और तुम्हारी माँ की डेथ के बारे में। आर्थर सोचता है कि शायद ये मुझको फिर से फंसाने के लिए आया है और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आर्थर उसको बहुत बुरी तरह से दीवार में उसका सर दे देकर उसको मार डालता है और उसकी वहां पर दर्दनाक मौत हो जाती है। साथ ही उसके साथ एक छोटा बोना भी होता है, लेकिन आर्थर उससे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि ये बोना आदमी उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया करता था। वो उसको वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद आर्थर अपने आप को तैयार करता है और एक जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर उसके शो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। आर्थर इस बात से बहुत खुश होता है कि वो अपने फेवरेट शो में जा रहा है। वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा खुशी मना रहा होता है, लेकिन तभी वो पलटकर देखता है कि उसके पीछे वही दो डिटेक्टिव आ रहे हैं जो उसको गिरफ्तार करने के लिए बढ़ रहे हैं। आर्थर उनको देखकर वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते एक ट्रेन में पहुंच जाता है। उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो क्लाउन की ड्रेस के अंदर प्रोटेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स भी आर्थर को ढूंढते हुए उस ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और आर्थर को ढूंढने के चक्कर में उन पुलिस ऑफिसर्स से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से उन पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर आर्थर उस ट्रेन से बाहर निकल कर आ जाता है। आर्थर वहां से निकलने के बाद सीधा मुरे के पास पहुंचता है। मुरे उसको जोकर की कॉस्ट्यूम में देखता है तो कहता है कि क्या तुम भी प्रोटेस्ट कर रहे हो अमीर लोगों के खिलाफ? मुरे कहता है कि नहीं, मैं अपनी पहचान एक जोकर के रूप में बनाना चाहता हूँ, तुम मुझे इसी तरह से इंट्रोड्यूस कराओगे? वो कहता है कि मेरी तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है कि तुम मेरा असली नाम नहीं बल्कि मुझे जोकर के नाम से मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर का वो शो स्टार्ट हो जाता है जिसके लिए उसने बहुत सालों से मेहनत की है। मुरे अपने शो की शुरुआत जोकर के मजाक से करता है, वो उसका मजाक उड़ाता है। आर्थर उसके जोक पर हंसता है और अचानक से चुप हो जाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से लोगों की जिंदगी के अंदर खुशियां लाना चाहता था ताकि लोग मुझे जोकर के रूप पर पहचान सकें, लेकिन यहाँ पर जोकर यानी कि आर्थर अचानक से बदल जाता है और अपनी सच्चाइयां बताना शुरू कर देता है। वो इस शो के अंदर मुरे को बताता है कि मैंने ही उन 3 लोगों का कत्ल किया था जो उस दिन ट्रेन के अंदर मारे गए थे, मैं ही वो जोकर हूँ। ये सुनने के बाद मुरे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि शायद तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मजाक तो तुमने मेरे साथ किया है मेरी उस क्लिप को अपने शो में चलाने के बाद। ये सुनने के बाद मुरे कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करके अभी तुम्हें अरेस्ट करवाता हूँ, लेकिन तभी जोकर अपनी पॉकेट से गन निकालता है और मुरे के सर में गोली मार देता है जिससे मुरे वहीं पर मर जाता है। ये सभी चीजें सीधा लाइव टेलीकास्ट हो रही थी जिसकी वजह से पूरी पब्लिक जोकर को पहचान जाती है। इसके बाद जोकर कहता है कि सिर्फ ये मैंने अपने गरीब भाइयों के लिए किया है क्योंकि अमीर लोग हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, वो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं और अमीर लोग ना जाने कितने लोगों की जान ले लेते हैं, और अगर मैंने उन 3 अमीर आदमियों को मार दिया तो इसमें बुरा क्या है? यहाँ पे हम आर्थर को दिल से खुश होता हुआ देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस आर्थर को अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में लेकर जा रही है और जहां से वो निकल रहे थे वहां पर चारों तरफ प्रोटेस्ट चल रहा था और सभी लोग जोकर की कॉस्ट्यूम में थे। सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि इस गाड़ी के अंदर पुलिस जोकर को अरेस्ट करके लेके जा रही है और इस टाइम पर जोकर इन सभी का हीरो बन चुका था। लेकिन तभी वहां पर एक एम्बुलेंस आती है और पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देती है जिसकी वजह से पुलिस और सभी लोग घायल हो जाते हैं। ये भीड़ उस गाड़ी के पास आकर जोकर को उस गाड़ी से निकालते हैं। लोग जोकर को चारों तरफ से घेर लेते हैं जैसे मानो ये इनका सबसे बड़ा हीरो हो। इसके बाद जोकर उस गाड़ी पर चढ़ता है और अपने मुंह से बह रहे खून के जरिए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ड्रॉ कर लेता है। दरअसल ये जोकर की एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे हजारों गम और दुख छुपे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। सोसाइटी ने इसको और भी ज्यादा परेशान कर दिया और इसको हर वो काम करने पे मजबूर कर दिया जो ये नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस अपने बेटे और वाइफ के साथ उस जगह को और शहर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने जोकर का मास्क पहना हुआ था। ये जोकर थॉमस वेन और उसकी वाइफ को मार डालता है और ब्रूस वेन को ऐसे ही छोड़ देता है। इसके बाद हम जोकर को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट के सामने बैठा हुआ है। वो बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। ये देखने के बाद वो साइकोलॉजिस्ट उससे पूछती है कि तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो, लेकिन जोकर कहता है कि तुम मेरी स्माइल को और इसके पीछे के छुपे दर्द को कभी नहीं समझ पाओगी। ये कहकर हम देखते हैं कि जोकर उस रूम से बाहर निकल कर आ रहा है और वो एक गैलरी में जा रहा होता है। तभी उसके पैरों के ऊपर नजर जाती है जो खून से सने हुए थे। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एक अच्छा इंसान किस तरह से हालात की वजह से कितना ज्यादा बुरा बन जाता है। दोस्तों ये थी जोकर की कहानी। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।